तो बेसिकली हम सेक्शन सी टारगेट कर रहे हैं, जो मैक्रो वाला इसका पोर्शन है। सवाल हमेशा 12 मार्क के बेसिस पे सेलेक्ट होता है। सही है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। स्पेसिमिन 2023 का ये पेपर है। सही है, जो नया अटेम्प्ट करने लोग ने स्पेसिमिन पेपर आता है जब पैटर्न चेंज होता है। तो ये हम पहला पेपर था जिससे हमें आइडिया हुआ था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 4 इसका टारगेट कर रहे हैं, और क्वेश्चन 4 का पार्ट ए हम टारगेट कर रहे हैं, तो बस अब गौर से सुनना। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने नवंबर 23 की डेटा रिस्पॉन्स में भी देखा था, जो कि 6 मार्क्स का था। मैंने आपको बताया भी था ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, ये वही वाला क्वेश्चन है। सही है। अब देखो, इस सवाल में इसने क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में इसने लिखा हुआ है, कंपेयर द कॉजेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर विच ऑफ these टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू बी मोर हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। तो पहले तो मैं उसको ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल का फर्क क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि दोनों के डैमेजिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, दोनों हार्मफुल किस तरीके से होती हैं। और फिर एंड में बताऊंगा ज्यादा हार्मफुल कौन सी है। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पहले फर्क समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा, मतलब कौन सी किस किस तरीके से हार्मफुल होती है, और फिर एंड में बताऊंगा कौन सी ज्यादा हार्मफुल है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किस तरीके से हो रहा होगा, मतलब गौर से सुनते जाना। आप सबसे पहले जो है ना उसको बेसिक मतलब समझाओगे अनएम्प्लॉयमेंट का। पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। फिर उसके बाद आप जो है वो टारगेट करोगे कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को, आप टारगेट करोगे सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को। अब देखो, जब मैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ ना, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे पहले तो आपको इसका ऑल्टरनेटिव नाम पता होना चाहिए। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या होता है, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। सही, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब एक इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड होती है, उसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है, जब हमारे इकोनॉमिक साइकिल में एक डाउनटर्न आता है, या आप सिंपली कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से ये होती है। सही है। फिर आप इसकी एक एग्जांपल भी दे दो, जैसे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम ना। आप उसको एग्जांपल दे दो कि भाई सी कम हो रहा है, या आप इसको एग्जांपल दे दो आई कम हो रहा है। कंज्यूमर बिजनेस कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। अब यहाँ पर आप डायग्राम्स क्या बना सकते हो, कभी भी आपको डायग्राम बनाने का वो बोलेगा नहीं, आपने खुद बनानी है डायग्राम। पहला डायग्राम तो यहाँ पर आप ये बना सकते हो कि आप सिंपली जो है वो यहाँ पर लिखो रियल जीडीपी, फिर आप यहाँ पर लिखो टाइम। आप एक इकोनॉमिक साइकिल उसको बना के दिखा दो, और उस इकोनॉमिक साइकिल में आप उसको ये वाला पोर्शन जो है वो दिखा दो, और उसको ये चीज बता दो कि ये जो रिसेशन वाला पोर्शन होता है ना, रिसेशन वाला, जब एक इकोनॉमी में डाउन टर्न आ रहा होता है, उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो सिक्लिकल का वर्ड यूज कर रहा है। अगर वो पेपर में डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड यूज कर रहा है, तो फिर डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट के केस में जो डायग्राम आपको बनानी होगी ना, वो ये वाली होगी कि आप वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखोगे प्राइस लेवल, फिर यहाँ पर जो है वो आपका आएगा रियल जीडीपी, फिर आपने एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला बेसिक जो है वो डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे एग्रीगेट सप्लाई, फिर आप यहाँ पर लिखोगे एग्रीगेट डिमांड, ये आ गई प्राइस, ये आ गया आपका रियल जीडीपी, और ये आ गया इक्विलिब्रियम। आप सिंपली क्या करोगे, एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाओ, जिसकी वजह से आप उसको क्लियरली शो कर दोगे कि ये रियल जीडीपी जो है वो कम हो रहा है। और वही एग्जैक्ट चीज हम यहाँ पर शो कर रहे हैं जो हमने बिजनेस साइकिल में उसको शो करी है। यहाँ पर भी आप देखो रियल जीडीपी फॉलिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर भी देखो रियल जीडीपी कम हो रहा है। तो बेसिकली दोनों डायग्राम का मतलब सेम ही है, कोई एक बनानी होगी, दोनों में से दोनों नहीं बनानी होंगी। और रेकमेंडेड ये है कि बच्चा ये वाली डायग्राम बनाए। सही है। तो इसमें आपने जो है वो एग्रीगेट डिमांड को कम करके दिखा दिया। अब तक मुझे जो है ना यहाँ पर सिर्फ 1 से 2 मार्क मिले बस। सही है। फिर आप उसको जो है वो बताओगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ना शुरू से एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया रहा है बच्चों के लिए। सही है, और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, जब मैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ ना, तो आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस पता होने चाहिए। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहला कॉज होता है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब एक रीजन में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, दूसरे रीजन में कम अनएम्प्लॉयमेंट हो। ये कब होता है, जब एक इकोनॉमी डेवलप हो रही होती है, या एक इकोनॉमी में ज्योग्राफिकल इमोबिलिटी होती है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे बलूचिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोग काम करना चाह नहीं रहे। सही है। क्यों नहीं काम करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पर हाउसिंग के इशू है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के इशू है, तो जोग्राफिकल इमोबिलिटी है, लोग वहाँ पर नहीं जाना चाह रहे। तो आप ये एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान वगैरह की, ये चीज अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। सही है। उसके अलावा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सही है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब मशीन्स वर्कर्स को रिप्लेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है।
या आप सिंपली कह सकते हो ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। हमने लास्ट क्लास में जो नवंबर 23 की डेटा रिस्पॉन्स करी थी, उसमें जो है वो क्लियरली उसने बोला हुआ था जब डाइवर्सिफिकेशन होती है तो वर्कर आपका स्पेशलाइज्ड होता है एक चीज पे, वो ऑक्यूपेशनली इमोबाइल होता है, और जब वो स्विच करता है दूसरी जगह पे तो वो जो है वो बेसिकली जॉब उसकी चली जाती है, क्योंकि डाइवर्सिफाई जब वो होता है उसके पास स्किल्स होती नहीं है। वो ऑक्यूपेशनली क्या होता है, वो ऑक्यूपेशनली स्पेलिंग क्या होती है इसकी, ऑक्यूपेशनली इमोबाइल होता है, सही है। और हमेशा याद रखना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे खास बात ये होती है कि ये सिर्फ एक सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी इकोनॉमी में हो रही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सेक्टर में होती है, और जब मैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो ये पूरी इकोनॉमी में होती है, सही है। और बच्चे यहाँ पर अक्सर एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ज्यादा डैमेजिंग सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी में हो रही है, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी डैमेजिंग नहीं है क्योंकि वो एक सेक्टर में हो रही है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत है अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है। पर उस कंक्लूजन से पहले मुझे बताने के दोनों के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, आपको किताब में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के क्या नुकसान है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के क्या नुकसान है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या नुकसान होते हैं। तो आपको अलग अलग बाइफिकेट करके उसको बताना है कि दोनों के नुकसान क्या हैं। अब अगर मैं इसको और थोड़ा स्पेसिफाई और डिटेल में लेके जाऊं, क्योंकि एनालिसिस के मार्क्स इसी चीज के हैं, आप उसको सबसे पहले क्या बताओ, आप बोलो जब हम बात करते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सीन सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ पर जो है ना वो आपकी होती है रिसेशन, सही है। यहाँ पर होती है रिसेशन, और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है ना वो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से आ रही है। तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उस एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होती है, और उस प्रोडक्शन के कम होने की वजह से डिमांड फॉर लेबर कम होता है, और उस डिमांड फॉर लेबर कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अब जब ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना तो फिर एक इकोनॉमी में जो जीडीपी है वो कम होती है। जीडीपी कम होने का मतलब है इकोनॉमी में कम आउटपुट बन रहा है तो लोगों की इनकम्स कम होती हैं, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है। और जब ये सारे मसले खड़े होते हैं और पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही होती है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो मसला फिर ये होता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर देने पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। और हमें ये भी पता है कि जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेवेन्यू है वो भी कम होता है। तो फिर आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट हो रहा है। और जब गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है तो उस बजट डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट को पहले के मुकाबले में ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो नेशनल डेट है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके एनालिसिस है जो कि आपने इतने ज्यादा बता दिए। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तुम उतने दे रहे हो, इसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों को संभालने में ही लग जाती है और जगहों पे पैसे नहीं लगा सकती, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो ओवरऑल जब आप सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान को कंक्लूड करोगे ना तो आपको ये चीज लाजमी तौर पे लिखनी है कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट करता है, और ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा होता है। सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ इंपैक्ट कर रहा होता है, तो इसको संभालना अक्सर मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने ये नहीं बताया ये ज्यादा डैमेजिंग है, मैंने बताया ये डैमेजिंग है। इसी तरीके से मैं स्ट्रक्चरल का भी ये बताऊंगा कि डैमेजिंग है। अब स्ट्रक्चरल कैसे डैमेजिंग है, अब ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है जिधर आपको बताना है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डैमेजिंग कैसे है। अब इसके जो नुकसान है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है। अब आप नोटिस करो, मैंने सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल इकोनॉमी के नुकसान बताए, मैंने सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ओवरऑल इकोनॉमी के नुकसान बताएं। अब मैं जब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को नुकसान बताऊंगा ना तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाके बता रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे जाके आप कैसे बताओगे, आप उसको ये चीज बताओ कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वर्कर ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड होता है, लॉस ऑफ स्किल्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, और प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से प्रोलॉन्ग्ड जॉब सर्चेज होती है, क्योंकि वर्कर अपनी स्पेसिफिक नीड वाली जॉब ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वर्कर स्पेशलाइज्ड होता है एक स्किल में, नौकरी चली जाती है तो दूसरी नौकरी ढूंढेगा उसी स्किल के मुताबिक, तो जॉब सर्चेज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब एक बार आप स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हो गई ना और आपने एज एन इंडिविजुअल वो फेस कर ली, तो आपकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही डिसकंटिन्यू हो गया तो मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने में शायद बहुत टाइम लगेगा, सही है। मेरी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत कम है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मसला खड़ा हो जाएगा। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे जो मुझे नुकसान होंगे ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं हो जाऊंगा डिमोटिवेट, क्योंकि बंदे को फिर नई स्किल सीखने में बहुत टाइम लगता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अर्ली रिटायरमेंट, लोग जो है वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं यार अब वापस मेहनत नहीं करनी इतनी। सोशल अनरेस्ट हो सकता है, सही है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जेलिसी वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट टू अ सेक्टर आ रहा है ना, पूरी इकोनॉमी में तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, एक तबका अनएम्प्लॉयड हो गया, बाकियों की तो नौकरी लगी हुई है। तो फिर जेलिसी वाला सिचुएशन शुरू हो जाती होती है, डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है। फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर क्राइम रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो ये सारे मसले आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। अब आप उसको बताओगे ज्यादा डैमेजिंग कौन सी है, अब आप मुझे बताओ इन दोनों के नुकसानात देख के ज्यादा डैमेजिंग कौन सी लग रही है। अब इस पॉइंट पे आपको ना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सोचना है। एक वेक स्टेटमेंट आप यहाँ पर नहीं दे सकते कि ये ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, बच्चे यही गलत है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हार्मफुल कर देंगे, आप बोलोगे बोथ आर हार्मफुल, ये देखो ये सबसे अच्छा कंक्लूजन है आपका। आप उसको, आपका जो इवेल्युएशन होगा ना, आपकी जो कंक्लूजन होगी यहाँ पर AO3 जो आपका होगा, उस AO3 में आप उसको ये बताओगे दोनों हार्मफुल हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक हार्मफुल है। सही है, दोनों अनएम्प्लॉयमेंट नुकसानदेह, दोनों के अपने नुकसान आते हैं। सही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट ही इससे होना चाहिए कि बोथ आर हार्मफुल, दोनों हार्मफुल है। अब आप उसको कंपेयर करो, आप कंपेयर इसको करो सिचुएशन से। कैसे? आप उसको बोलो जहां तक हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है। सही है, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड फॉर इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। सही है, यहाँ पर आपकी डिमांड फॉर इकोनॉमी कम हो रही है, यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ रही है इन द शॉर्ट रन। सही, इन द शॉर्ट रन, देखो फोकस करो वर्ड्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है और इसके सोल्यूशन भी शॉर्ट टर्म है। आप सिंपली फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी लगाओ जो कि एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करती हैं, आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ, मसला सॉल्व हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लॉन्ग टर्म सिचुएशन की, तो उस लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखा जाए तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हार्मफुल है, ये ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्टर की डिमांड कम हो रही है, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की डिमांड कम नहीं हो रही। तो यहाँ पर आप बेसिकली बोलोगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, ये लॉन्ग लास्टिंग है। आप सिंपली एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, इकोनॉमी में जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। और अगर मैं इसकी पॉलिसी की बात करूं ना, तो इसकी पॉलिसी है सप्लाई साइड, सप्लाई साइड पॉलिसी से मसला हल होगा। आपको वर्कर्स को रीट्रेन करना पड़ेगा, आपको वर्कर को एजुकेशन देनी पड़ेगी, तब जाके ये मसला हल होगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इन पॉलिसीज का सबसे बड़ा मसला ही यही है कि ये इसमें होता है टाइम लैग, और मेन इशू यहाँ पर आता है फंड्स का, कि भाई पैसा है कि नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू सिक्लिकल, पर यहाँ पर मैं अगेन कंक्लूड ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि दोनों हार्मफुल हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सिक्लिकल है, अगर जल्दी हल करना है तो वो सिक्लिकल हल हो जाती है जल्दी, पर स्ट्रक्चरल को हल करना भी लॉन्ग टर्म है, स्ट्रक्चरल कभी भी शॉर्ट रन में हल नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज? बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म है, अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ ना, इसके मसले ही लॉन्ग टर्म है, इसके जो इश्यूज है ना वो सारे लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें ना, ये बंदे को खत्म कर देती है, इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक बंदे को खत्म कर देती है दिमागी तौर पे। सही है, तो ये आपका एक 8 मार्क, अब ये पॉइंटर्स के थ्रू आप बड़ी आसानी से एक आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। अब अगर आप लिखना ही नहीं चाह रहे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, पर अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इन पॉइंटर्स की मदद से बहुत आसानी से आपका एक 8 मार्क का अच्छा आंसर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। और ये सारे पॉइंट्स तो आपको यूज भी नहीं करने हैं, आपको तो कंसाइज आंसर लिखना है, 8 मार्क का सवाल है। ये 3 मार्क की एनालिसिस है, अब ये पूरी थोड़ी आएगी, 3 मार्क की एनालिसिस है ये 2 मार्क का इवेल्युएशन है। क्लियर है? बढ़ जाऊँ आगे? बट इन दी एंड आपको चाहिए तो 3 मार्क ना नॉलेज में, आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। कॉजेज नॉलेज का पार्ट, ये जो पूरा पेज है ना, ये वाला जो पूरा पेज है, ये सिर्फ A1, क्योंकि मैंने आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक करा है क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या था, जिधर आपको कंपेयर करना था, दूसरा पार्ट क्या था जिधर आप दोनों के हार्मफुल इफेक्ट्स बता रहे थे, तीसरा पार्ट था ज्यादा डैमेजिंग कौन सा है। सही है, बिल्कुल, आप सिक्लिकल के हार्मफुल इफेक्ट्स और स्ट्रक्चरल के हार्मफुल इफेक्ट्स एक पैराग्राफ में समझाओगे, दोनों को कंपेयर एक पैराग्राफ में करोगे, और इवैल्यूएशन एक पैराग्राफ में होगी, तो आप ये 4 पैराग्राफ में आंसर खत्म कर सकते हो। और डायग्राम बनानी चाहिए लाजमी तौर पे ये वाली। सही है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर आपका देखो यहाँ पे पार्ट बी है। अब ये पार्ट बी भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जहाँ पर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इसी साल ऐड हुआ था, लास्ट ईयर ऐड हुआ था।
तो इसके क्वेश्चन हमारे पास वैसे भी इतने नहीं थे पूरे साल में। अब देखो वापस सवाल देखो क्या लिखा हुआ है इसने, असेस वेदर expansionary monetary policy is likely to be successful in reducing all types of unemployment। कह रहे हैं कि expansionary monetary policy सारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो टाइप्स हैं उसको खत्म कर देती है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होनी चाहिए, पर अगेन आपको यहाँ पर बतानी नहीं है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता होना चाहिए। वैसे सिक्लिकल भी होती है, स्ट्रक्चरल भी होती है, सीजनल भी होती है, फिर यहाँ पर आपकी जो है वो फ्रिक्शनल भी होती है, बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। पर मुझे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करके कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है वो बताना है। तो आप अपना आंसर स्टार्ट कैसे करोगे, 12 मार्क का सवाल है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है कि आपको 2 साइडेड आंसर लिखना है विद एन एवेल्युएशन। अब AO1 AO2 AO3 पर मैं नहीं जा रहा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सही है, तो जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे, बहुत सिंपल हम चीजों को रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो असूलन आपको उसको समझानी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मैं अनएम्प्लॉयमेंट वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऊपर वाले पार्ट में ये कर चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा उस चीज को, क्योंकि आप इस चीज को समझो कि आपने ऊपर वाले पार्ट में जो 8 मार्क का पार्ट था वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया है। अब आप वापस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं बताओगे, आपका टाइम जाया होगा यहाँ पे और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बताऊंगा। सही है, ए और बी है ना बेटा, एक ही उसमें एक ही क्वेश्चन में काउंट हो रहा है ना, तभी कह रहा हूँ। तो आप उसके टूल्स कैसे बताओगे, मनी सप्लाई एक इसका टूल होता है, इंटरेस्ट रेट इसका टूल होता है, एक्सचेंज रेट इसका टूल होता है, क्रेडिट रेगुलेशन भी इसका टूल होता है, पर क्रेडिट रेगुलेशन इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता आंसर्स में, पर पता होना चाहिए कि टूल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। इसका मतलब इसका काम ही ये होता है टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड, आप एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करते हो यूजिंग दिस पॉलिसी। और फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि सवाल में इसने लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी को दूसरे लफ्जों में जो है वो रीफ्लेशनरी पॉलिसी भी बोला जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंशनरी या रीफ्लेशनरी पॉलिसीज का मकसद ही ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड को जो है ना वो बढ़ाना है। अब किस तरह पॉलिसी आपकी काम कर रही है वो उससे भी ज्यादा सिंपल है। मैं अगेन कह रहा हूँ पार्ट ए में जो मैंने चीजें डिफाइन कर दी वो मैं वापस डिफाइन नहीं करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ओवरलैपिंग हो रही है ना, फायदा नहीं है। सही है, क्लियर? ठीक है, अच्छा अब आगे। अब पॉलिसी कैसे समझाओगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। जैसी मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में पैसों का सरप्लस होगा, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगा। सही है, इसको और सिंपल करते हुए लेके जा रहा हूँ मैं, सर गौर से बस सुनते रहना। मैं जितना एक्सटेंड कर सकता हूँ करूंगा ताकि आप आंसर लिख लो आसानी से। मनी सप्लाई बढ़ा, इंटरेस्ट रेट कम हुआ। जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग पहले के मुकाबले में सेव कम करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है। जैसे ही रिटर्न ऑन सेविंग कम होगा लोग सेव कम करेंगे तो स्पेंड ज्यादा करेंगे। जब स्पेंड ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये आपकी एक चेन हो गई, एडी बढ़ा दिया। दूसरी चेन, आप उसको बोलोगे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो पहले के मुकाबले में लोग जो है वो बोरो ज्यादा करेंगे। जब लोग बोरो ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि फर्म्स भी बोरो करते हैं, कंज्यूमर भी बोरो करते हैं। इससे भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सही है, आपने एडी बढ़ा के दिखा दिया दोनों चीज। सही है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि जब ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इस इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है, आपकी करेंसी जो है वो यहाँ पर डी वैल्यूएशन का शिकार हो जाती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बाहर वाले आपकी इकोनॉमी में आके सेव नहीं करते, तो इससे आपकी डिमांड फॉर करेंसी जो है वो कम हो जाती है। इससे आपकी डिमांड फॉर करेंसी कम होती है जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम होती है तो बाहर वालों को जो है वो मेरा प्रोडक्ट सस्ता लगता है, तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होती हैं, जिसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। मेरा एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो मुझे इंपोर्ट्स महंगे लगते हैं, जब इंपोर्ट्स महंगे लगते हैं तो मैं कम इंपोर्ट करता हूं, और जब मैं कम इंपोर्ट करता हूं तो इससे मेरा जो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर है वो जो है वो कम हो जाएगा। अब इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू एक्सीड करता है इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर को, और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? अब यहाँ पर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करो, आपने हर तरीके से एडी बढ़ा दिया, अब तुम एनालाइज करोगे इसको कैसे। आप बोलो एडी बढ़ा,
एडी के बढ़ने से जो है वो पहले के मुकाबले में इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी, इस प्रोडक्शन के बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, और इस डिमांड फॉर लेबर के बढ़ने से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है। अब ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? ये कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है ये आपकी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से आती है। तो जब आप एडी को बढ़ा दोगे तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। क्लियर है ये चीज? इसको आप मजीद एनालाइज भी कर सकते हो कि आप उसको बोलो एडी के बढ़ने से जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। याद है ये चीज? और जब मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है तो क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद मजीद इनकम्स बढ़ती है, फिर उससे मजीद आउटपुट को बढ़ाना पड़ता है, और फिर वापस एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ये एक बार की साइकिल नहीं है, ये साइकिल फिर रिपीट होती जाती है। सही है यहाँ तक? क्लियर है? अब डायग्राम कौन सी बनेगी? देखो डायग्राम हमने कहीं भी नहीं बताई यहाँ पे। डायग्राम यहाँ पर आपकी जो बनेगी वो आपकी बनेगी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाली। ये जो आप ये जो एडी बढ़ा के दिखा रहे हो ना, यहाँ पर आप एक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला जो है वो ग्राफ बना सकते हो, जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाओगे, जिसमें आप जो है उसको रियल जीडीपी बढ़ा के दिखाओगे, तो वो दिखाएगा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। पर उस डायग्राम में जब आप एडी को बढ़ाओगे तो प्राइस लेवल भी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो आपका सबसे पहला नुकसान ही यही है, आपका सबसे पहला डिसएडवांटेज ही यही है कि जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते जाओगे तो आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, पर प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो आप डिसएडवांटेजेस कैसे स्टार्ट करोगे? आप उसको बोलो क्योंकि मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से जो है वो इकोनॉमी में शॉर्टेज होगी, उस शॉर्टेज की वजह से जो इकोनॉमी का प्राइस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सही है? और जब प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा तो हम कौन सी इन्फ्लेशन जो है वो फेस कर रहे होंगे? डिमांड पर इन्फ्लेशन फेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहला नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है। कोई सवाल यहाँ तक? डायग्राम में यहाँ पर बना ली ना मैंने, जनरली बता दी, वो एलआरएस बनाने में टाइम लग जाता है। सही है? दूसरा नुकसान क्या है? आप बोलो कि ये पॉलिसी कब लगाई जाती है? जब एक इकोनॉमी में रिसेशन होता है। अब रिसेशन के टाइम पे लोग ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं। अब कौन से लोगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर फर्म्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंज्यूमर्स की भी बात कर रहा हूँ। अब आपका कंज्यूमर और फर्म्स दोनों कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हो तो आप सिर्फ उसी केस में लगाओगे जब एक इकोनॉमी में रिसेशन होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। अब आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी लगा रहे हो। सही है? लोगों का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी नहीं है। सही है? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इंटरेस्ट रेट को कम कर दूंगा तो लोग बोरो करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मसला आपके पास आके खड़ा हो रहा है वो कौन सा मसला है? इंटरेस्ट इन इलास्टिक वाला। कौन सा मसला? इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इंटरेस्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम तो कर दोगे, पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ेंगी ना वो बहुत कम से बढ़ेंगी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट इसका कोई खास नहीं होने वाला, क्योंकि लोग रिएक्ट नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पे। सही है? फिर यहाँ पर आप एक टाइम लैग वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, जिधर आप बताओ कि भाई नॉर्मली अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी को काम करने में ही 18 महीने जो है वो लग रहे होते हैं, 18 मंथ्स लगते हैं, टाइम लैग 18 महीने का आता है। आप इंटरेस्ट रेट अभी कम करोगे, अफेक्ट 18 महीने बाद आएगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? अगेन तीनों नुकसान नहीं बताने, कोई एक बताना है। एक डिसएडवांटेज लिखना होता है, मैंने बहुत बार बताया है, हर पॉलिसी का एक डिसएडवांटेज। पॉलिसी समझाई, एक डिसएडवांटेज। अब मेरे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे? अब देखा जाए तो सवाल में लिखा हुआ था ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पर मॉनेटरी पॉलिसी तो सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रही है, तो ये मसला नहीं हो गया? ये मसला नहीं हो गया? तो मुझे बाकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए दूसरी पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, और वो दूसरी पॉलिसी कौन सी होगी? कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए दूसरी? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? सप्लाई साइड पॉलिसी का ऑप्शन है मेरे पास। सही है? सप्लाई साइड पॉलिसीज बाकी जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना उनको कम कर देगी, मतलब मेजोरिटी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देगी। नहीं हसन बेटे, ऐसा नहीं होता, गलत बोल रहे हो। सही है? तो आप सबसे पहले जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसी को जो है वो क्या करोगे? डिफाइन करोगे। सही है? और आप बता दोगे कि सप्लाई साइड पॉलिसी का मकसद क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। सही है? सप्लाई साइड पॉलिसी का मकसद क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना। और आप एक टूल यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, सिर्फ एक टूल के थ्रू आप सब समझा सकते हो। आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात कर लो यहाँ पे। अब इसके थ्रू देखो सारी अनएम्प्लॉयमेंट मेजोरिटी हम खत्म कर देंगे। कैसे? देखो जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तो ट्रेनिंग का सबसे पहला फायदा क्या होगा? ट्रेनिंग का फायदा ये होगा, इससे वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी। जब वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी तो हम ये कह सकते हैं कि वर्कर की ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो दूसरी नौकरियों में लग सकता है, दूसरे काम कर सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी।
क्लियर है? और फिर आप एजुकेशन वाले पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो। आप बोलो एजुकेशन, यहाँ पर आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस की भी बात कर रहे हो। अगर आप लोगों को जॉब्स की अवेयरनेस दोगे, लोगों की काउंसलिंग करोगे, उनको बताओगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, लोगों को बेटर इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी, तो उस बेटर इन्फॉर्मेशन की वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मसला क्या होता है, जो जॉब ढूंढने में टाइम लगता है, आप लोगों को नॉलेज दे दो, उनकी काउंसलिंग कर दो, उनकी वैल्यूएशन कर दो, तो उनको पता चल जाएगा उनके लिए क्या बेहतर है। क्लियर है? अब मुझे ओवरऑल बताना है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है या नहीं करती। देखो सवाल वापस पढ़ लेना चाहिए जब इवैल्यूएट करते हैं, क्या लिखा हुआ है सवाल में। क्या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल होगी टू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो मैं डिसएग्री कर दूंगा, स्टार्ट में डिसएग्री कर दूंगा। मैं उसको बोलूंगा नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नहीं कर सकती। देखो अब इवैल्यूएशन क्या होगी, अब जरा गौर से सुनना। आप उसको सीधा बोल दोगे नो, मॉनेटरी पॉलिसी सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर सकती, या आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दे दी। अब उस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट के बाद आप क्या करोगे, आप उसको ये बोलो कि भाई ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर सकती, इट डिपेंड्स। अब देखो डिपेंड्स पे कहानी आ गई, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेरा पहला पॉइंट है जो मुझे टारगेट करना होगा। सही है, ये मेरा पहला पॉइंट है जो मुझे यहाँ पर टारगेट करना है। मैंने उसको बोला कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर सकती, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब फर्दर इसको कैसे समझाऊं, फर्दर कैसे समझाएंगे इसको। सब आपसी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर सकती। सही है, सवाल में ये लिखा हुआ था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कर सकती है, आप डिसएग्री कर दो, आप बोलो नहीं कर सकती। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप उसको बोलो अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए, मॉनेटरी। सही है, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन अगर मैं रहूं तो मॉनेटरी। और अगर अदर बाकी दूसरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कौन सी होनी चाहिए, जैसे अगर स्ट्रक्चरल है, या अगर फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल है। सही है, कहीं ना कहीं सीजनल को भी जो है वो सप्लाई साइड अफेक्ट कर सकती है अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो। सही है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो। पर मसला यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो पीछे मैंने सप्लाई साइड की डिसएडवांटेज की बात नहीं करी, यहाँ पर आप लाजमी तौर पे ये जरूर लिखना कि यहाँ पर ना पैसा बहुत जाता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला मसला है, क्योंकि फंड्स बहुत लगते हैं, पैसा लगता है यहाँ पे। सही है। और दूसरा चीज आप ये भी लिख सकते हो कि ये पॉलिसी टाइम लैग होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है सप्लाई साइड पॉलिसी। सही है, ये दो पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, इवैल्यूएशन में आपने बता दिया कि अगर सिक्लिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी, स्ट्रक्चरल है तो फ्रिक्शनल। सही है, बिल्कुल ही अच्छा पॉइंट है, गवर्नमेंट फेलियर वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। सही है। ओवरऑल आप उसको क्या बताओगे एंड में, आप बोलो इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही है, कॉस्ट एंड द ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। कि भाई कितना अफेक्टिव है गवर्नमेंट, कितनी अफेक्टिव है गवर्नमेंट, कितनी सीरियस है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चाहिए, गवर्नमेंट कितनी अफेक्टिव है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एंड में आप ये भी लिख सकते हो कि एक पॉलिसी पे कभी भी नहीं जा सकते, आप बोलो आपको पैरेलल पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी, आपको एक टाइम पे मल्टीपल पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी, आप सिर्फ एक पॉलिसी पे काम नहीं कर सकते कभी भी। क्लियर है ये चीज? कोई सवाल? सप्लाई साइड पॉलिसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, पर ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी। क्योंकि आप जब आंसर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे ना, या आप आंसर की भी बना रहे होगे, तो उस टाइम पे आप जब मॉनेटरी पॉलिसी दिमाग में सोचोगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ सिक्लिकल आएगा। पर ये ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी हिंट है कि भाई दूसरी पॉलिसी की भी जरूरत है, मॉनेटरी सब थोड़ी कर सकती है। तो इस लेवल पे जाके सोचोगे तो आंसर, अगर मैं यहाँ पर सप्लाई साइड मेंशन नहीं भी करता ना, उसके बगैर भी ये क्वेश्चन हो सकता है। पर अगर 12 में से 12 चाहिए तो उसके बगैर नहीं हो सकता। सही है।
हर चीज सवाल में मेंशन नहीं होगी, कभी कभार वो बोलता है इट इज द बेस्ट पॉलिसी, जब ऐसी वर्डिंग भी यूज करता है तो अब भी तो दूसरी पॉलिसी बतानी पड़ती है। सही है, क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई मसला? हसन ये भी लिख सकते हो, सही पॉइंट है बिल्कुल। सही, अब देख लो ये वाला 5A। अब 5A में ये क्या कह रहा है, अब ये आसान सवाल है, ये आसान सवाल है, मैं खुद आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ, मुझे तो याद ही होते हैं। ये जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सवाल अगर आप पढ़ो, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कंसिडर वेदर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन विल ऑलवेज लीड टू अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं पहले ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको, 3 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है क्वेश्चन वापस। सही है, ये 3 स्टेप्स वाली ब्रेक आप करोगे ना, क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। देखो 3 स्टेप से ब्रेक कैसे हो रहा है। मेरा पहला स्टेप जो AO1 है, वो AO1 क्या है कि मुझे बताना है कि डेफिसिट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये बता दिया मैंने। और मैंने उसको इन्फ्लेशन का मतलब भी बता दिया, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जो मैंने बता दिए। फिर दूसरा स्टेप मेरा ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, ये दूसरा स्टेप है। कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा। तीसरा स्टेप क्या है कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा। तो कंक्लूड वाला सिनेरियो आ गया, फिर वही AO3 आ गया। देखो 3 स्टेप्स में ब्रेक हो गया वापस। फिर तो पहला स्टेप क्या था, देखो वही चीज अब रिपीट हो रही है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था कि मुझे सबसे पहले तो उसको बताना है कि भाई करंट अकाउंट क्या है। तो आप बताओ, करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। करंट अकाउंट का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या होता है, ट्रेड इन गुड्स, जिसमें आपकी विजिबल ट्रेड आती है, विजिबल बैलेंस आता है। फिर आपका आता है ट्रेड इन सर्विसेज, जिसमें आपकी इनविजिबल ट्रेड आती है, इनविजिबल बैलेंस आता है। सही है। फिर तीसरा यहाँ पर आपका आता है नेट इनकम्स। नेट इनकम्स का वर्ड जो है वो पेपर में यूज नहीं करना है। कौन सा वर्ड यूज करना है, प्राइमरी इनकम, जिसमें आपके डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और इन सबके फ्लोज आ जाते हैं। और लास्ट आपका जो कंपोनेंट यहाँ पर होता है वो आपका होता है नेट ट्रांसफर्स। अगेन नेट ट्रांसफर्स का वर्ड आपने यूज नहीं करना, आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, सेकेंडरी इनकम का वर्ड यूज करना है, जहां पर आपकी रेमिटेंसेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एड्स वगैरह आ जाती हैं। फिर आप उसको बताओ कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। जब मैं डेफिसिट की बात करता हूं तो डेफिसिट का मतलब है जब आउटफ्लो ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द इनफ्लो ऑफ मनी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज ऑफ मनी देखता है, पैसों की बात हो रही है। तो आउटफ्लो ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द इनफ्लो ऑफ मनी। सही है। और फिर जो है आप उसको इन्फ्लेशन का मतलब बताओ कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जनरली इन्फ्लेशन डिफाइन कर दो क्या होती है। ये आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। प्राइमरी इनकम में आपका आता है डिविडेंड्स के फ्लोस। सही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स की फ्लोस, और आपकी रेंटल की रेंट्स की फ्लो। जैसे अगर मैंने किसी बाहर मुल्क में पैसा रखा हुआ है तो उसका मुझे जो फायदा मिल रहा है वो मेरी कंट्री की प्राइमरी इनकम में आएगा। अगर बाहर वाले ने मेरे मुल्क में पैसा रखा हुआ है तो उसको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स मिलेंगे वो आउटफ्लो काउंट होगा, वो प्राइमरी इनकम से बाहर जा रहा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर अब आपको बताना है इन्फ्लेशन से कैसे मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो देखो कैसे समझाएंगे। आप उसको बताओ कि अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन से 2 चेंज यहां पर बनेंगी। ये मेरा स्टेप 2 है आंसर का। सही है। आप उसको बताओ कि जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो इससे एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमीज में जो है वो इनफ्लोज कम होंगे, और इनफ्लोज कम होने की वजह से आपका करंट अकाउंट वर्सन हो जाएगा। फिर आप उसको बताओ कि जब इन्फ्लेशन होती है तो मुझे इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम लगती हैं, वो हो नहीं रही है पर मुझे कम लग रही है रिलेटिवली, क्योंकि मेरा मुल्क महंगा हो गया है। तो जिसकी वजह से मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा, जब मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा तो मेरे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरी कंट्री से जो पैसा बाहर है वो ज्यादा जा रहा है, आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा करंट अकाउंट वर्सन हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर देखूं तो मेरा बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, एंड BOT इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपका करंट अकाउंट भी जो है वो डेफिसिट हो जाए। तो मैंने बहुत सिंपल रखा अपने आंसर को स्टेप 2 में। स्टेप 3 में मैं PED का जिक्र करूंगा जो कि मेरी इवेल्युएशन है। अब मैं बताऊंगा कि क्या हमेशा ऐसा होगा जो अभी हमने करा है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो ये आपकी आएगी इवेल्युएशन। आप बोलो हमेशा ऐसा नहीं होगा, नो, ऑलवेज नहीं होगा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप उसको एक मिसाल दे दो। जैसे एक मिसाल आप उसको ये दो, आप बोलो कि अगर मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन हो भी जाती है और अगर उस इन्फ्लेशन के दौरान मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है,
तो जब ये एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और उस बढ़ने की वजह से मेरी कंट्री के इनफ्लोज बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो उल्टा सिनेरियो पूरा बन जाएगा यहाँ पे। फिर आप ये भी कह सकते हो, अगर आपको ये पॉइंट नहीं लिखना, अगर ये पॉइंट नहीं लिखना, तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन कंपेटिटर्स इन्फ्लेशन रेट। कंपेटिटर्स भी नहीं, आप बोलो कंपीटिंग कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट, ये ज्यादा आसान वर्डिंग है, कंपीटिंग कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। भाई लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरी कंट्री ए है, मैं कंट्री ए हूं, मेरी इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन है, और कंट्री बी में 15% इन्फ्लेशन है, जो कि मेरी कंपीटिंग कंट्री है, वो मुझसे compete करती है ट्रेड में। लोग मुझसे खरीदेंगे, उससे खरीदेंगे। अगर मेरी इकोनॉमी में 10% की इन्फ्लेशन आती है और मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, पर मेरी कंपीटिंग कंट्री में मुझसे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा उल्टा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि लोग अभी भी मुझसे ही खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका इन्फ्लेशन का रेट आपकी कंपीटिंग कंट्री से ज्यादा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन से। समझ आया? तो दो पॉइंट्स है, एक डिपेंड्स ऑन पीडी वाला, दूसरा डिपेंड्स ऑन कंपीटिंग कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। और बहुत पॉइंट्स होते हैं। ट्रेड बैरियर्स वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल। एक्सचेंज रेट वाला बहुत अच्छा पॉइंट है। पर ये सबसे सिंपल दो पॉइंट है। वो नॉर्मली ये जो पॉइंट्स आप कह रहे हो ना, वो हम 12 मार्क के सवाल में लेके आते हैं, 8 मार्क में इतनी लंबी ना करो। बहुत कंसाइज आंसर होता है 8 मार्क का। मैंने आपको March 24 के भी आंसर्स अपने दिखाए थे, तो उसमें मैंने क्लियरली आपको ये चीज बताई थी, जो कि अपलोडेड भी है ड्राइव पे। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन अब देख लो, ये उससे भी ज्यादा आसान है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये उससे भी ज्यादा आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, assess whether a high rate of inflation or a deficit on the current account of the balance of payment is a more serious problem। दो मसले इन्फ्लेशन के बताने हैं, दो मसले करंट अकाउंट डेफिसिट के बताने हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा सीरियस है वो बताना है। सिंपल 12 मार्क, क्या इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन वर्सेस करंट अकाउंट का डेफिसिट, ये आपका कंपैरिजन हो रहा है। सही है। मैंने आपको हमेशा बताया कि इन्फ्लेशन में जो आपके प्रायोरिटी पॉइंट्स है वो कौन से हैं। इन्फ्लेशन का सबसे पहला इफेक्ट, जो सबसे मेन आपको पेपर में बताना है ना, वो मेन्यू कॉस्ट है, कि बार बार प्राइजेस चेंज करनी पड़ती हैं, बार बार टैक्स प्रिंट करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है प्राइस चेंज करने की। तो ये बहुत बड़ा हैसल है एक बिजनेस के लिए। दूसरा पॉइंट, शू लेदर कॉस्ट। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आपको नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती है, इधर उधर भागम दौड़ी करते हो, जूता आपका घिसता है, फिर इन्फ्लेशन और मजीद पैसों की वैल्यू को कम कर रहा होता है, तो ये एक और बड़ा मसला आता है। सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी कंट्री का जो है वो ट्रेड डेफिसिट हो जाए, आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस खराब हो जाती है। अब इस सवाल में ना इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आप जनरली कोई भी लिख दो जो आपको आसान लग रहा है। कोई दो बताने हैं आपने, कोई दो बताने हैं। अगर आप मेन्यू कॉस्ट और शू लेदर कॉस्ट भी बता दोगे बहुत है, आपको 4 मार्क मिल जाएंगे यहाँ। सही है, सही है। और भी बहुत पॉइंट्स हैं, अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट्स है, इन्वेस्टर वाला पॉइंट है, सेविंग वाला पॉइंट है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव वाला पॉइंट है, बहुत पॉइंट्स है, पर दो पॉइंट्स बताने, लंबी नहीं करनी। है ये। और करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या नुकसान आते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या नुकसान आते हैं, आउटफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लोज कम है, मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम नहीं होगी। इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। इसकी वजह से इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। फिर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो और मसले आते हैं, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और मसले आते हैं, इकोनॉमी में इनकम्स कम होती हैं, इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होते हैं, और भी इसको आप लंबी एनालाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका पहला पॉइंट जो है वो हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कि भाई आपके मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है, आप पे ज्यादा कर रहे हो, आप रिसीव कम कर रहे हो, तो इससे आपकी करेंसी की जो सप्लाई है, जैसे रुपीज की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। और जब आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, तो इससे आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से आपकी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, आपकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम हो जाएगी, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं। क्लियर है ये चीज? फायदे नहीं बताने, नुकसान बताने हैं। तो दोनों के नुकसान बता दिए। अब दोनों में से ज्यादा डैमेजिंग कौन सा है, AO3 क्या होगा इसका?
ज्यादा डैमेजिंग कौन सा है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट ज्यादा डैमेजिंग है या करंट अकाउंट डेफिसिट के इफेक्ट ज्यादा डैमेजिंग है? मोर सीरियस प्रॉब्लम किसके लिए? 2 वर्सेस 2 फॉर अ 12 मार्कर है ना, 3 वर्सेस 2 भी कर सकते हो, बट 2 वर्सेस 2 सबसे ज्यादा सिंपल है। तो आप उसको बोलोगे इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। ओपननेस की स्पेलिंग सही है ये? पता नहीं, खैर ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी सही है। तो ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेड पे डिपेंडेंट हो, अगर आप ट्रेड पे डिपेंडेंट हो तो फिर आपके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बैंड बजा देगा आपकी। अगर आप ट्रेड पे डिपेंडेंट नहीं हो पर इन्फ्लेशन ज्यादा हार्मफुल है, सही है, तो आप ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी पे सारी कहानी डाल सकते हो। फिर आप ये भी डाल सकते हो कि इन्फ्लेशन का रेट एंटिसिपेटेड है या अनएंटिसिपेटेड है। अगर इन्फ्लेशन का रेट वही है जो आपने एंटिसिपेट किया था तो फिर इन्फ्लेशन हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। पर अगर अनएंटिसिपेटेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है फिर इन्फ्लेशन आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि आपने पहले से प्लान नहीं करा हुआ। अगर आप ट्रेड पे डिपेंडेंट हो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हार्मफुल है। तो ये कोई इवैल्यूएशन मैंने लिखी भी है, इसको एक बार रीड कर लो। तो ये हमारा सेक्शन सी जो है वो स्पेसिमेन 23 का खत्म हो गया। मैं चाहूंगा आप आंसर इसके कंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि देखो मैंने बहुत डिटेल में इसकी एमएस बनाई है। आप बड़ी आसानी से इन पॉइंट्स को जोड़ के आंसर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं होगा, मैं वापस बता रहा हूँ। डेली बेसिस पे आपको 2 12 मार्क के सवाल और 2 8 मार्क के सवाल लिखने चाहिए। डेली बेसिस पे जब 2 8 मार्कर और 2 12 मार्कर लिखोगे, नोट्स पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बनाओगे, तब जाके ग्रेड आएगा, वरना नहीं आएगा। ये एक्सपेक्ट आप नहीं करना आप क्लासेस लोगे मैं कराता जाऊंगा पागलों की तरह और आपको सब समझ आ रहा है, नहीं हो रहा कुछ भी। नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बाद में नहीं पछताना। अभी भी आपके पास क्या 16 तारीख हो रही है, बहुत दिन है आपके पास, अभी भी 23 डेज है रफली। 10 मई को पेपर है। डेली बेसिस पे 2 8 और 2 12 करोगे ना तो 9 तारीख तक आपके पास कितने 8 12 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। 40 मिनट में करना होता है 20 मार्क का सवाल, 8 और 12 40 मिनट्स। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरे पूरे सेक्शन छोड़ के आते हैं बच्चे पेपर में। वार्न कर रहा हूँ पहले से, बाद में नहीं कहना बताया नहीं।